फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लाइन। तो इससे पहले हमने सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। ऐसा कुछ खास नहीं था, सिर्फ इंट्रो था। मेन जो हमारा चैप्टर है वो आज शुरू होता है इस टॉपिक से लेके, डीएनए से लेके। ये हमारा मेन टॉपिक है, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग करना बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो द डीएनए डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए क्या है? डीएनए पॉलीमर है किसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। मतलब कि बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स, यानी कि बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक डीएनए बनाते हैं। सो द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो अगर किसी डीएनए की लेंथ का पता करना है तो हमें उसके न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर का पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से हम डीएनए की लेंथ का पता लगा सकते हैं। क्या मतलब? हमें इस लाइन में पता चला है कि डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि बहुत सारे ऐसे मोनोमर हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के, ऐसे छोटे छोटे, जो मिलकर एक डीएनए के स्ट्रैंड को, एक चेन बना रहे हैं। तो इनकी लेंथ्स को देखकर, इनकी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इसके नंबर को देखकर हम डीएनए की लेंथ का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज अ बेस पेयर। अब डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, जो कि हम आगे देखेंगे इसी तरीके से। ओके। और बीच में रहते हैं हमारे बेस पेयर। कौन से बेस पेयर? नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। एक इधर से एक इधर से, वो रहते हैं बीच में आपस में पेयरिंग बनाकर, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की ऐसे रहते हैं। इसलिए वो कह रहा है और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज अ बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। दिस इज ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिम्स। और ये हर किसी का यूनिक होता है, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसी तरीके से ये भी यूनिक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बैक्टीरियोफेज नोन एज साइक्स 174 हैज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, जिसका नाम है 5X174, हैज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। बैक्टीरियोफेज लाम्डा हैज़ 48502 बेस पेयर्स। ये कुछ डेटाज हैं जो हमको याद ही करने पड़ेंगे कि किस में कितने बेस पेयर्स होते हैं, किस ऑर्गेनिज्म में, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितने बेस पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट बताया, इन सबको हमको याद करना पड़ेगा। जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो एग्जांपल्स तो हमको याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है एस्चेरिचिया कोलाई हैज़ 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज़ 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम बेस पेयर्स निकालते हैं तो हमेशा हम हैप्लॉइड कंटेंट में देखते हैं। इससे पहले हमने जो भी एग्जांपल्स देखे थे वो सारे ऑलरेडी हैप्लॉइड थे, बट ह्यूमन इज़ अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिम्स, तो उसमें हमको हैप्लॉइड कंटेंट का ही डीएनए नंबर याद करना है। डीएनए का कंटेंट हैप्लॉइड में ही बताया जाता है। सो लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच लॉन्ग पॉलीमर। अब देखते हैं कि इस डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, ये किससे मिलकर बना है, कैसे जो इसके मोनोमर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, वो कैसे एक दूसरे से जुड़कर इतनी बड़ी लंबी चेन को फॉर्म कर रहे हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो मेन जो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? मेन न्यूक्लियोटाइड क्या है? सबसे पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो ठीक है, पर इसमें जो वर्ड आया है न्यूक्लियोटाइड, वो क्या चीज़ है वो देखते हैं हम। सो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है, ये कोई न्यूक्लियोटाइड है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? एक तो होती है नाइट्रोजनस बेस, दूसरी पेंटोस शुगर, तीसरी फॉस्फेट ग्रुप। ओके। तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं 2 टाइप के, जो अभी इस पूरे पैरा में हम देखेंगे। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के कौन से होते हैं? एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन होती है डबल रिंग स्ट्रक्चर,
पिरिमिडीन होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन में आते हैं 2 नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन एंड ग्वानिन। और पिरिमिडीन में आते हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ये सिंगल रिंग है और यहाँ ये डबल रिंग है, सिर्फ डिनोट करने के लिए। तो इसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। एंड नेक्स्ट क्या है? पेंटोस शुगर। न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बनना है? 3 चीज़ों से, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। तो पेंटोस शुगर भी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक तो राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज। राइबोज होती है आरएनए के अंदर और डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए के अंदर। डीऑक्सीराइबोज का मतलब, इसमें क्या अंतर है? डीऑक्सी मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, इसका मतलब डीएनए में ऑक्सीजन नहीं होती। ये भी हम देखेंगे कैसे स्टेबिलिटी को भी बताता है। अभी हम इस पैरा को कंप्लीट करते हैं। सो लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कौन सी? या तो डीएनए में या आरएनए में, दोनों में ही न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। सिर्फ शुगर का अंतर होता है, डीएनए में होती है हमारी, जैसा कि हमने देखा था, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और इसमें होती है राइबोज। ओके, बट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। न्यूक्लियो सो व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड? अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से 3 देखते हैं? अ नाइट्रोजनस बेस, अ पेंटोस शुगर, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, डीऑक्सीराइबोज फॉर डीएनए, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ये 3 चीज़ें हो गई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अब हम उस तीनों कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट जो है न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजनस बेस, उसको देखते हैं वो कितने टाइप का होता है, जो कि मैंने बताया आपको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। वन इज़ प्यूरिन, जिसके एग्जांपल है एडेनिन एंड ग्वानिन। सेकंड वन इज़ पिरिमिडीन, जिसके एग्जांपल है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। साइटोसिन इज़ कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन दोनों में ही होता है, डीएनए एंड आरएनए, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड थायमिन इज़ प्रेजेंट इन डीएनए, यानी कि ये कोई डीएनए है जिसमें कि डीएनए मिलकर बनेगा किन किन बेस पेयर से? ए, जी, सी, टी, उसमें ही सारे होंगे। और आरएनए में कौन कौन से बेस पेयर्स होंगे? आरएनए में होंगे ए, जी, सी एंड यू। इन यू, टी इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए। ओके, सो यहाँ तक हम क्लियर हैं। साइटोसिन कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट अ प्लेस ऑफ थायमिन। ओके, ये हमने देख लिया है। अ nitrogenous base is linked to the OH of first carbon of pentose sugar through a N-glycosidic linkage। देखिए हम इसे देखते हैं, हमारा स्ट्रक्चर दिया है यहाँ नीचे। So this is a structure, complete structure of a single polynucleotide chain। ओके, तो यहाँ हमारा ये है नाइट्रोजनस बेस, ये है हमारी पेंटोस शुगर, और ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो यहाँ से नाइट्रोजन बेस शुरू होगा, वो कार्बन होगा नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4 एंड दिस वन इज नंबर 5। ओके गाइस, सो अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर वो क्या बोल रहा है। अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। फर्स्ट कार्बन से लिंक्ड है नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे OH ग्रुप होगा, वो यहाँ से लिंक्ड है। ओके, थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें कौन से बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ा हुआ है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है यहाँ पे, जिसके थ्रू नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से जुड़ा हुआ है। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। जैसा कि हमने देखा था, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? पेंटोस शुगर और
नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है न्यूक्लियोसाइड। ओके, ये अभी हमने नहीं देखा है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अभी हमने देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। और हमारा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब तो 2 ही चीज़ें हों, एक नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोस शुगर, ये दोनों जब होते हैं साथ में तो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, सो व्हेन अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH of first carbon of pentose sugar through a N-glycosidic linkage to form a nucleoside। तो इसने बना दिया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड्स को क्या बोलेंगे? एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। एडिनोसिन बोलेंगे जब आरएनए में प्रेजेंट होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन बोलेंगे जब डीएनए में प्रेजेंट होगा। इसी टाइप से ग्वेनोसिन और डीऑक्सी ग्वेनोसिन, साइटिडिन और डीऑक्सी साइटिडिन, एंड यूरिडिन और डीऑक्सी थाइमिडिन। ओके, डीऑक्सी थाइमिडिन इन केस ऑफ डीएनए एंड यूरिडिन इन केस ऑफ आरएनए। When a phosphate group is linked to OH of 5 कार्बन। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनना है। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा वैसे ही न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ओके, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या बना देगा? न्यूक्लियोटाइड। So when a phosphate group is linked to OH of 5 carbon of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide is formed। तो हमारा क्या बना यहाँ? न्यूक्लियोटाइड बना। कैसे? ये हमारा पेंटोस शुगर है। दोबारा से स्ट्रक्चर को देखिए। पेंटोस शुगर के कहाँ देखना है हमें? 5th कार्बन पे। ये 5th कार्बन पे क्यों क्या जुड़ा है? फॉस्फेट। जैसे ही जुड़ गया तो ये पूरा जो मॉलिक्यूल है इसी को हम अब न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड, ये मोनोमर बन गया, ये पूरा है न्यूक्लियोटाइड। ओके, और ये फॉस्फेट कार्बन से जुड़ा किस बॉन्ड से है? ये जो बॉन्ड है ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ओके, फॉस्फोएस्टर क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि यहाँ देखिए दोबारा, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5 कार्बन। इस कार्बन पे जो 5th कार्बन पे स्ट्रक्चर में देखिए जो OH होगा उससे फॉस्फेट जुड़ा है। एस्टर कब बनता है? एसिड और बेस की रिएक्शन से। ओके, तो यहाँ फॉस्फेट बेस की तरह वर्क कर रहा है एंड ये पेंटोस शुगर का कार्बन 5th पे जो OH है वो एसिड की तरह काम कर रहा है। तो जो एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो ये बन गया हमारा एस्टर, और यहाँ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, इसी वजह से इसको बोल रहे हैं। Okay guys, when a phosphate group is linked to OH of 5 carbon of a nucleoside through phosphoester linkage। कौन सा लिंकेज बोला इसे? फॉस्फोएस्टर linkage। A corresponding nucleotide is formed। Two nucleotides are linked through 3-5 phosphodiester linkage to form a dinucleotide। So जब ये 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ेंगे, ये जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे जुड़ रहे हैं इसको भी देखिए। इसका कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओके, तो 5 पे हमारा जो है जो कार्बन है ये एक तो, अब ये इस वाले फॉस्फेट पर ध्यान रखिए आप, बीच वाले पे, इस पे ये पहले वाले न्यूक्लियोटाइड में किस डैश से जुड़ रहा है? 3 डैश से। सॉरी, ये पहले वाले न्यूक्लियोटाइड में 3 डैश से जुड़ रहा है, दूसरे वाले में जुड़ रहा है 5 डैश से। ओके, इसलिए इसे बोल रहे हैं 3 डैश to 5 dash phosphodiester linkage to form dinucleotide। More nucleotide can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाता है, 3 dash to 5 dash, 3 dash to 5 dash, 3 dash to 5 dash phosphodiester linkage बनते जाते हैं और एक polynucleotide chain का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? अ पॉलीमर thus formed has at one end a free
phosphate moiety end of sugar which is referred to as 5' end of polynucleotide chain। तो जब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे बन जाती है तो उसके एक टेस्ट पे 5' एंड जो उसका खाली रह जाता है उसको बोल दे वहाँ रहता है फॉस्फेट ग्रुप रहता है वहाँ, उसको बोलते हैं उस डीएनए चेन की 5' एंड। ओके, which is referred to as 5' end of polynucleotide. Similarly, at other end of polymer of the sugar has a free OH of 3 carbon group which is referred to as 3' end. इसी तरीके से दूसरे एंड पर 3' end बोला जाता है, जहाँ पे क्या होता है जो राइबोस शुगर का OH प्रेजेंट रहता है वहाँ 3' end पर। ओके, तो हमें मेन चीज़ क्या याद करनी है, 5' end पर क्या रहता है फॉस्फेट, 3' end पर क्या रहता है OH। ओके, so the backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphates। ये मेन क्वेश्चन है, इसको आप ये कई जगह पूछा जाता है, क्वेश्चन NCERT 12th में भी पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है। सो द बैकबोन किसकी बनी होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो बनी होती है शुगर एंड फॉस्फेट की। ओके, सो द नाइट्रोजनस बेसेस लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। ये क्या कह रहा है कि जो नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं वो जो कि लिंक्ड होते हैं शुगर से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, जो शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं बैकबोन में से। मतलब कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है, ये है, तो इसमें से नाइट्रोजनस बेस है वो प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट कहाँ है, ऐसे बीच की साइड में नाइट्रोजनस बेस रहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे। ऐसे सारे नाइट्रोजनस बेस रहेंगे। ओके, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये रही हमारी बैकबोन जो कि किससे मिलकर बनी है, शुगर एंड फॉस्फेट से। In RNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at second position in the ribose. So RNA में जो हमने सेकंड कार्बन अभी स्ट्रक्चर में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में देखा था राइबोस शुगर का, उस पर एक एडिशनल OH ग्रुप रहता है। कौन से कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे RNA में, इसलिए उसको बोलते हैं राइबोस शुगर। ओके, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से राइबोस बोलते हैं। और ये OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे DNA में नहीं होता, इस वजह से उसको डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। ऑल्सो इन RNA द यूरेसिल इज फाउंड इन द प्लेस ऑफ थायमिन। RNA में एक और डिफरेंस है डीएनए के कंपैरिजन में, कि उसमें यूरेसिल होता है थायमिन की जगह, जो हम पहले ही देख सकते हैं। और ये थायमिन का केमिकल नेम है, जो आपसे पूछा जा सकता है 5-methyl यूरेसिल, ये एक और केमिकल नेम है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो चीज़ें हैं RNA के अंदर कौन कौन सी, एक तो उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होना सेकंड कार्बन पे, दूसरा उसमें यूरेसिल होना। ये दो चीज़ें मेन हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को नहीं बताती हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये दोनों चीज़ें डीएनए में नहीं है, मॉडिफाई हो गई हैं, यूरेसिल की जगह थायमिन आ गया है, और जो राइबोस शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस हो गई है, मतलब OH हट गया है, जिससे डीएनए की रिएक्टिविटी कम हो गई है। देखिए, अगर OH होगा तो ज़्यादा रिएक्शंस देगा, इसलिए डीएनए की रिएक्टिविटी कम है, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए डीएनए इज़ अ स्टेबल मॉलिक्यूल देन RNA। इस पैराग्राफ से हम ये भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस, अब थोड़ी डीएनए के बारे में बताया जा रहा है। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस, डीएनए का नेचर यहाँ से पता चल रहा है कैसा होता है, एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिच मिक्सचर इन 1869 में डीएनए को एसिडिक सब्सटेंस की तरह फ्रेडरिक मिक्सचर ने खोजा था, आइडेंटिफाई किया था, खोजा नहीं था। ही नेम्ड इट एज अ न्यूक्लिन, उन्होंने इसको न्यूक्लिन बोला था, क्योंकि तब उन्होंने देखा था कि कुछ एसिडिक चीज़ है न्यूक्लियस के अंदर, उसे उन्होंने न्यूक्लिन बोल दिया। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, द एलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्निकलिटी नहीं थी, तो इतने अच्छे माइक्रोस्कोप्स वगैरह नहीं थे, तो डीएनए को सही से उसका एल्यूसिडेशन, उसका स्ट्रक्चर पता नहीं था, इसलिए बहुत काफ़ी टाइम तक हम पता ही नहीं लगा पाए कि ये जो न्यूक्लियन जो खोजा है फ्रेडरिक मिस्टर ने वो क्या है। उसको बहुत बाद में पता चला है कि वो डीएनए था। सो इट वाज ओनली इन 1953। तो कब हुआ फर्स्ट टाइम? इन 1953 दैट जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन द एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा। ये चीज़ें आप फैक्ट्स जो हैं वो याद रखिए, कौन से प्रोसेस के थ्रू? एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्कन्स एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। ओके, सो डिफ्रैक्शन, एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा किसने निकाला? एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस किया मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। और इसको यूज़ किसने किया? इसको यूज़ किया वाटसन एंड क्रिक ने टू आइडेंटिफाई द डीएनए। और उन्होंने प्रपोज्ड किया अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने बताया? वाटसन एंड क्रिक ने। किसकी हेल्प पे? एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा की हेल्प से। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रपोजिशन वाज मेड पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। सबसे बड़ा जो हॉलमार्क था, जो मेन थिंग थी इनके क्या कहते हैं प्रपोजल की ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल की, वो ये थी कि इन्होंने बताया था कि जो इनके नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो पेयर्ड होते हैं दो स्ट्रैंड के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। पेयरिंग पेयर पेयर करके रहते हैं, जो बेस नाइट्रोजनस बेस रहते हैं वो। However, this proposition was also based on the observation of Ergim Charf that a double-stranded DNA, the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal ones। क्या चारगफ ने भी यही निकाला था, सेम इसी कंक्लूजन पे पूछा था कैसे, और उसने एक फार्मूला दिया था कि एडेनिन और गुआनिन इक्वल्स टू होंगे साइटोसिन और थायमिन के। ओके, ए प्लस जी इक्वल्स टू सी प्लस टी। मतलब डीएनए के अंदर अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल रहेगी अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन के। सो द ये था चारगेफ रूल, मेनली यही था चारगेफ रूल। अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन। सो द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। सो जो बेस पेयरिंग थी वो बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी दे रही थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, हमेशा एक दूसरे के साथ ही जुड़ते थे। जो भी बेस पेयर थे ऐसे किसी के भी साथ नहीं जुड़ते थे, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन। एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रिडिक्टेड। सो इसकी हेल्प से अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में किसी की बेस पेयरिंग बता दी है तो दूसरी, जैसे कि इस वाले में हमको पता है कि ये कौन से न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, तो हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में पता लगा सकते हैं कि यहाँ कौन से हैं पेयरिंग के हिसाब से, कि ए किसके साथ पेयर करता है, जो जी किसके साथ पेयर करता है, सी, इनकी पेयरिंग के हिसाब से। Okay, sequence in other strand can be predicted. Also, if each strand from a DNA, let us call it as a parental DNA। ये देखेंगे अब हम ही जब रेप्लिकेशन के टाइम देखेंगे, रेप्लिकेशन के टाइम पे कि जो पेरेंटल डीएनए टेम्पलेट ये सब क्या होता है, अभी आप थोड़ा देखिए इसको। Also, if each strand from a DNA, let us call it as a parental DNA, act as a template for synthesis of new strand। पेरेंटल डीएनए टेम्पलेट की तरह वर्क करती है, मतलब एक अपने ऊपर से नई स्ट्रैंड बनाती है। सो द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेट अस कॉल देम एज अ डॉटर डीएनए। तो जो डॉटर डीएनए बनेंगे प्रोड्यूस विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकेम वेरी क्लियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, लेट अस से ये डीएनए मॉलिक्यूल है हमारा,
मैं बताता हूँ अभी आपको। ये कह रहा है कि द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। ऑल्सो वी स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए लेट अस कॉल इट एज अ पेरेंटल डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। कैसे? जब ये डीएनए होता है ऐसे, एक डीएनए की ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये नाइट्रोजनस बेसेज है। सो ये एक सिंगल डीएनए है अभी हमारे पास, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल हुआ हमारे पास अभी। ओके। सो क्या कह रहा है वो कि ये कोई डीएनए है, तो रेप्लिकेशन के टाइम पे होता क्या है, अभी शॉर्ट में देख लीजिए। इसका एक स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड मान लीजिए 5' to 3', ये टेम्पलेट स्टैंड की तरह वर्क कर रहा है। मतलब कि अपने ऊपर से दूसरी स्टैंड यहाँ से बीच में से, यहाँ से जो बेसेज होंगे इसके बीच में, ये बेसेज रहते हैं जो दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, नाइट्रोजनस बेसेज जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को एक दूसरे से जोड़े हुए रखे हैं। तो यहाँ से दूसरी एक डीएनए की स्टैंड बनना स्टार्ट होती है यहाँ से। तो अभी ये जो 5' to 3' की जो पेरेंटल डीएनए है, ये टेम्पलेट की तरह वर्क करेगी, और जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो होगा न्यू स्ट्रैंड, जो कि ऐसे बन रही है। ये बनेगी 3' to 5' कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, ऐसे ये इधर भी बन जाएगी एक 3' to 5'। तो ये आइडेंटिकल होंगी, ये कहना चाह रहा है। ओके। सो अब हम देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है। सबसे पहले इट इज़ मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ओके, देख चुके हैं। वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट से बैकबोन बनी हुई है, देख चुके हैं। ये पूरा शुगर एंड फॉस्फेट से बनी होगी, और बीच में रहेंगे हमारे बेसिस, एंड द बेसिस प्रोसेक्ट इनसाइड। ओके, ये है मेन, ये स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इट मीन्स इफ वन चेन हैज़ द पोलैरिटी ऑफ 5' to 3', द अदर हैज़ 3' to 5'। ओके, क्लियर है, पढ़ चुके हैं। द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर्स। तो बेस पेयर्स के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमीन। बताया था मैंने, एडेनिन बेस पेयरिंग, नाइट्रोजन बेस जो है वो किसके साथ जुड़ा होगा? थाइमीन के साथ, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। एंड फ्रॉम द अपोजिट स्ट्रैंड, जैसे कि इस स्ट्रैंड में थाइमीन होगा, इसमें एडेनिन होगा, और दोनों जुड़े कैसे होंगे? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली ग्वेनिन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से जो ग्वेनिन होगी वो साइटोसिन से जुड़ी होगी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। एज अ रिजल्ट ऑलवेज द प्यूरिन कम्स अपोजिट टू प्यूरिन, जो कि हमने 4 गैप रूल में भी देखा था। दिस जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स, लगभग 1.3 एंगस्ट्रॉम। सो दिस जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स के टू स्ट्रैंड्स के बीच में, ये 1.3 नहीं है, सॉरी, बाद में देखेंगे हम, इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे। द टू चेन्स आर कॉल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। डीएनए कई टाइप के होते हैं, लेफ्ट हैंड भी होते हैं, पर बस मोस्ट कॉमन यही है राइट हैंडेड फैशन में, जिसको हम बीडीएनए भी बोलते हैं। ओके, हमको और जानने की ज़रूरत नहीं है, हमारे एनसीईआरटी में मोस्ट कॉमन यही है, तो आप इसी को याद रखिए, बीडीएनए। ज़्यादा रखेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज़ 3.4 नैनोमीटर। जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर है, एंड देयर इज़ अ रफली 10 बेस पेयर इन ईच सिंगल हेलिक्स। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एक चीज़ और देखिए,
ये यहाँ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई और ये यहाँ दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई। हो गए। तो यहाँ हमने देखा, अब देखिए यहाँ पे कैसे, तो ये शुगर और फॉस्फेट, ये जो है कैसे, ये है हमारी बैकबोन। और इस स्ट्रक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि जो बेसेज हैं, बेस पेयर्स हैं, वो कहाँ हैं, इनसाइड, प्रोजेक्टेड किस तरफ है, इनसाइड। ओके। सो अभी हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेस डीएनए। Then consequently the distance between a base pair in helix is approximately 0.34 nanometer. The plane of one base pair stacks over the other in double helix. एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर चढ़ता दिखाई देगा। दिस इन एडिशन टू एच बॉन्ड्स कन्फर स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए की स्टेबिलिटी को और कौन बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं। तो डीएनए की स्टेबिलिटी हमें किन किन चीज़ों से मिली, डीएनए की स्टेबिलिटी किस किस चीज़ों से हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, थायमीन की प्रेजेंस से, और एक और चीज़ क्या थी, शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर की वजह से। ओके। कन्फर द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। जो डेटास जो हैं, जो आप याद रखना किसके बीच में कितनी डिस्टेंस रहती है। अब द कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines, कैन यू फाइंड आउट वाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इज डीएनए रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। प्यूरिन एंड pyrimidine में मेन आप एक ही चीज़ याद रखना कि प्यूरिन इज़ अ डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड pyrimidine इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ओके। नेक्स्ट क्या है, द प्रोपोजिशन ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary. सो द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के डीएनए को और उसकी सिंप्लिसिटी बताने के लिए हर कोई होड़, सब सारे साइंटिस्ट में होड़ सी लग गई कि कौन इसके स्ट्रक्चर को क्लियरली बताएगा। तो सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया सेंट्रल डॉगमा, जो कि बताता है कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। उन्होंने एक नॉर्मल सी चीज़ बता दी सेंट्रल डॉगमा के थ्रू, कैसे डीएनए से लेके प्रोटीन तक सारी चीज़ें बन रही हैं। तो सेंट्रल डॉगमा में मेन चीज़ ये थी, सबसे पहले तो हमें इसके साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, फ्रांसिस क्रिक। ओके। और अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसे रेप्लिकेशन बोलेंगे, और अगर डीएनए से एमआरएनए या आरएनए सबसे पहले एमआरएनए ही बन रहा है। तो अभी हम देखते हैं आगे कैसे जब ट्रांसक्रिप्शन में बनता है। तो सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनेगा तो आरएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। डीएनए से अगर आरएनए बनेगा तो उसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलेंगे। आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसे ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलेंगे। सो इट इज़ सेंट्रल डॉगमा। जो वायरस होते हैं उनमें एक चीज़ एक्स्ट्रा याद रख लीजिए कि आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सिर्फ इतना याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और किस एंजाइम के थ्रू होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, ट्रांसक्रिप्टेज। तो कुछ वायरसेस में, जैसे कि एड्स में आपने देखा होगा, जो वायरस होता है HIV, वो यही करता है, आरएनए से हमारी सेल में इन्फेक्ट करता है और आरएनए से खुद का डीएनए बना के और भी वायरसेस प्रोड्यूस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In some viruses, the flow of information in reverse direction, that is from RNA to DNA. Can you suggest a simple name to the process? ठीक है, हम देख चुके हैं, it is reverse transcription. Reverse transcription. Hope you guys like this video and the structure of polynucleotide chain. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या मुझसे कुछ छूटा है तो उसके लिए सॉरी, और आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट 100% क्लियर करूँगा। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग।
नेक्स्ट वीडियो में हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स देखते हैं।